नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 खबरों के साथ मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत बंद की। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था, जिसे छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों की सरकारों ने समर्थन दिया। जैसे ही भारत बंद की मियाद खत्म हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने किसान नेता पहुंचे। ये मुलाकात तब हुई जब बुधवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता होनी है। इससे पहले भारत बंद और कृषि कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में दिन भर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। ये तस्वीरें दिल्ली से लेकर भोपाल, रायपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, विजयनगर, बेंगलुरु तक की है, जहां कृषि कानून का विरोध करते हुए भारत बंद के समर्थन में किसानों के साथ राजनीतिक दल और आम युवा भी विरोध में उतर आए। किसान अपने खून पसीने की मेहनत से अगर धरती को फाड़ कर अन्न निकलता है तो उसका भाव तय करने का अधिकार किसान के पास क्यों नहीं है? हमने पहली बार देखा है भाई, एक तरफ किसान खड़े हैं, एक तरफ जवान खड़े हैं, और जब थोड़ी तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे किसान उठने वाला नहीं है। हमारी मांगे पूरी कर दो, अच्छा 2 ना करोगे 2 साल लाग जो 6 महीने लाग जो, हम भागोगे नहीं यहाँ से। इधर छत्तीसगढ़ में दोपहर करीब 2 बजे तक भारत बंद का व्यापक असर देखा गया। राजधानी रायपुर करीब बंद ही रहा। वहीं बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, महासमुंद, कबीरधाम, अंबिकापुर, सूरजपुर और जशपुर में मिला जुला असर रहा। हमारा अन्नदाता किसान है, इसलिए आज पूरा देश किसान के साथ में खड़ा हुआ है और जो 3 काले कानून है उसके विरोध में खड़ा हुआ है और एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 कानून लाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में खड़ी है और आज भारत बंद का समर्थन करते हुए आगे की लड़ाई में भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार कॉर्पोरेट के हाथ में देश को बेचने की तैयारी में है। अब किसानों का नंबर है, हमारे अन्नदाताओं के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है और कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी कि अन्नदाताओं के साथ कोई भी गलत ना हो। भारत बंद और नए कृषि कानून को लेकर भाजपा कांग्रेस में दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रियों ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से तुरंत लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस के घोषणा पत्र से उसको क्या लेना देना? आपको जनता ने जनादेश दिया है, आप अपना घोषणा पत्र लागू कर रही ना। आपके घोषणा पत्र में क्या था? दोगला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। हमने जो घोषणा पत्र जारी किया जनता ने हमको नकार दिया, फिर उस घोषणा पत्र का औचित्य क्या रह गया? किसी किसान संगठनों के मांग के बिना किसी राजनीतिक दल के विचार विमर्श करके 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जो उन्होंने गलती की है उस देश से माफ़ी मांगते हुए, देश के किसानों से माफ़ी मांगते हुए, लोकसभा में विशेष सत्र बुलाते हुए इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। देखो, ये अंग्रेज़ों के समर्थक हैं और अंग्रेज जैसे लड़ाते थे, अभी भी वो NRC ये NPR ये बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। अब अंग्रेजों की जगह ये कॉरपोरेट हाउस हो गए हैं, पूंजीपति जो काले अंग्रेज हैं, वो अंग्रेजों के स्थान ये लोग ले चुके हैं और वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज करते थे। इधर कांग्रेस नेता RP सिंह ने ऐसा विवादित ट्वीट किया कि बवाल मच गया। उन्होंने ट्वीट किया कि जो हिंदुस्तान के किसानों का दिया अनाज खाते हैं वो आंदोलन के साथ है और जो पाकिस्तान का दिया अनाज खाते हैं वो आंदोलन के खिलाफ। उन्होंने भाजपा और पाकिस्तान के संबंध होने का भी आरोप लगाया, जिस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान बनाने वालों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हमारे देश की मान्यता रही है कि किसान इस देश का भाग्य विधाता है, किसान इस देश का भगवान है। अगर किसान नहीं हो तो मानव सभ्यता भी नहीं रहेगी। तो एक किसान जिसका उत्पाद हम खाते हैं, अगर उसके ही खिलाफ खड़े हैं तो हमें भारतीय होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने ट्वीट किया कि जो हिंदुस्तान का अनाज खाता है वो हिंदुस्तान के किसानों के समर्थन में खड़ा है और जो पाकिस्तान का अनाज खाता है वो इस देश के किसानों के खिलाफ खड़ा है। देश के विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से अपने इतिहास की याद आ रही है और इसीलिए उनको पाकिस्तान का नाम वो ले रहे हैं।
कांग्रेस के नेताओं का बयान ऐसा लग रहा है मानो नशे में बयान दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि छत्तीसगढ़ के और कांग्रेस नेता नशे में बयान दें, सरकार इस छत्तीसगढ़ के अंदर में तत्काल शराबबंदी करे। कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ साथ अब केंद्र सरकार और विपक्षी दल आमने सामने हैं। आंदोलन और भारत बंद के दौरान भी सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से। सीएम ने किया है भुगतान। गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान किया है। सीएम ने 5.5 करोड़ की राशि का भुगतान किया। गोबर बेचने वालों को ये राशि का भुगतान किया गया है। 41,000 से ज्यादा लोगों को ये भुगतान हुआ है। मुख्यमंत्री ने किसानों से की है पैरा दान करने की अपील। गोधन न्याय योजना में अब तक 59 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। तो बड़ी खबर, सीएम ने किया है भुगतान। गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान सीएम ने किया है। 5 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। गोबर बेचने वालों को ये राशि दी गई है। 41,000 से ज्यादा लोगों को ये भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को प्रदेश के छोटे किसानों को प्राथमिकता के साथ टोकन देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सहकारी समितियों से धान खरीदी के लिए लघु और सीमांत किसानों की ही प्राथमिकता से टोकन जारी किया जाए। उन्होंने कलेक्टरों से ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जारी किए जाने वाले 70% टोकन लघु और सीमांत किसानों को जारी हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में ये प्रयास भी किए जाएं कि इन किसानों के पंजीकृत रकबे के धान की खरीदी एक बार में ही पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने धान खरीदी में किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। किसानों के पंजीकृत रकबे और गिरदावरी के रकबे में त्रुटि होने पर रकबे का परीक्षण कर तत्काल संशोधन के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद प्रदेश के सैकड़ों किसानों को इसका फायदा मिला है। रायपुर नगर निगम ने सालों से टैक्स नहीं पटाने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। नगर निगम ने ऐसे बड़े बकायादारों की सूची जारी की है जिन्होंने निगम का लाखों का संपत्ति कर दबा रखा है। इसमें सबसे पहला नाम क्वींस क्लब का है। क्वींस क्लब के संचालकों ने 3 साल से नगर निगम का लगभग 11 लाख रुपया टैक्स नहीं जमा किया। होटल क्वींस क्लब के अलावा पंडरी सिटी सेंटर मॉल के संचालक गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर पर 56 लाख रुपए, रायपुरा इंद्रप्रस्थ में एंज्यूमेंट पार्क संचालित करने वाली कंपनी पंचामृत एंटरटेनमेंट पर 49 लाख रुपए का बकाया है। इसके अलावा चावला इंटरप्राइजेस पर 11 लाख, सिटी मॉल के संजय गुप्ता पर 15 लाख, होटल जोन बाय द पार्क पर 12 लाख रुपए का बकाया है। इसके अलावा कई संस्थाओं ने सालों से टैक्स नहीं पटाया, उन्हें भी नोटिस जारी की गई है। मर्लिन रेसिडेंसी सोसाइटी को 6.5 लाख, पुनीत होटल को 4,78,000 और राजकुमार नायजानी नामक कारोबारी पर 4,92,000 रुपए और राधे स्टील का संचालक को 1,83,000 रुपए पटाने का नोटिस दिया गया। इसके अलावा छोटे बड़े 50 से ज्यादा कारोबारियों को 2.25 लाख से जल्द पटाने का नोटिस जारी किया गया है। निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने 10 जोन आयुक्तों को अपने जोन के बकायेदारों की सूची सार्वजनिक करके नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सख्त लॉकडाउन के दौरान रायपुर में क्वींस क्लब में नशे की पार्टी कराने वाले रसूखदारों पर पुलिस और हाउसिंग बोर्ड अब तक कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घटना के 2.5 महीने बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई न होना कई सवाल खड़ा कर रहा है। इस बीच क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा को नगर निगम ने नोटिस देकर 3 साल से बकाया 11 लाख से ज्यादा का टैक्स पटाने को कहा। 2 नोटिस के बावजूद टैक्स नहीं पटा तो निगम क्वींस क्लब को सील कर देगा। हर नियम और कानून से ऊपर उन्हें ना तो पुलिस का खौफ, ना ही प्रशासन का डर। हाउसिंग बोर्ड पर भी उठे सवाल। क्वींस क्लब के किंग्स पर एक्शन कब? सवाल उठना लाजमी है क्योंकि रायपुर के क्वींस क्लब में लॉकडाउन के दौरान हुई शराब पार्टी और फायरिंग की घटना को 2.5 महीने हो चुके हैं। इसके बाद भी क्लब से जुड़े रसूखदारों पर न तो पुलिस कानून का शिकंजा कस पाई है और न ही हाउसिंग बोर्ड नियम कायदों की जद में कोई कार्रवाई कर पाया है। क्वींस क्लब का स्वामित्व छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास है। बोर्ड ने 30 सालों तक क्लब संचालन का कॉन्ट्रैक्ट हरबख्श सिंह बत्रा की कंपनी एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया था।
लेकिन बोर्ड के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की करीब आधा दर्जन शर्तों को तार-तार करने के बाद भी न तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ और न ही किसी संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। और अब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी दलील दे रहे हैं कि घटना को भले ही 2.5 महीने हो गए हों, लेकिन उनके पास जवाब आए अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, लिहाजा कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समय अवधि आप कह रहे हैं 2.5 महीने का, तो यह प्रकरण बोर्ड में नोटिस पीरियड के और सभी को एक्सक्लूड करते हैं, तो हमारे पास जो जवाब आया उससे 1 महीने से कम का समय हुआ है। तो वर्तमान में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब सवाल ये है कि लॉकडाउन के बाद भी क्वींस क्लब को खोलना, वहां पार्टी करना, सरकारी मनाही के बाद भी शराब परोसना, क्लब परिसर में गोलीबारी होना, कॉन्ट्रैक्ट पर क्लब संचालन अधिकार रखने के बाद भी हरबख्श सिंह बत्रा के सरकारी संपत्ति को 9 करोड़ 11 लाख में सौदा कर थर्ड पार्टी को बेच देना, 4 सालों तक क्लब का शुल्क नहीं चुकाना क्या गैर कानूनी नहीं है? हैरानी तो ये है कि पुलिस और हाउसिंग बोर्ड के पास हर सबूत है जिसके आधार पर एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के 8 डायरेक्टर सीधे सीधे दोषी हैं। इसके लिए कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से लेकर संचालकों पर FIR तक कराई जानी थी, लेकिन लगता है बोर्ड के अधिकारी कार्रवाई से ज्यादा कार्रवाई न करने के रास्ते तलाश रहे हैं। पहले 2.5 महीने तो ये कहकर कार्रवाई टाली जाती रही कि आरोपी की ओर से जवाब आना बाकी है, लेकिन अब जब सारे जवाब आ चुके हैं तो अधिकारी ये दलील दे रहे हैं कि कार्रवाई के लिए वकील से लीगल ओपिनियन मांगी जा रही है। जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करने के लिए उनको नोटिस दे रहा है। नोटिस के बाद जो जवाब आ रहा है उस जवाब पे, क्योंकि आगे का जो कार्रवाई है उसमें हमारी कार्रवाई में कोई भी छोटा सा भी लूप होल ना हो, इस प्रकार की चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको लीगल ओपिनियन के लिए हमने वे करने के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही लीगल ओपिनियन आ जाता है आगे कार्रवाई हो। अब इस केस में आरोपियों को बचाने की हद भी देख लीजिए। पहले शंकर नगर संभाग मुख्यालय के अधिकारियों ने यह दलील दी थी और अब हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त तो वही बात दोहरा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हाउसिंग बोर्ड से मोटी फीस पाने वाले वकील 2 महीने से इस बारे में कोई राय नहीं दे पा रहे हैं? इसे शायद ही कोई मानने को तैयार होगा। आप खुद सोचिए कि बोर्ड की दिलचस्पी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में है या फिर कार्रवाई न करनी पड़े उसके लिए रास्ते तलाशने में। ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि ये वही हाउसिंग बोर्ड है जिसके अधिकारियों ने क्लब संचालन का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जमीन की अदला बदली कर मौजूदा संचालक को गैर कानूनी फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के नियमों को ही पलट कर रख दिया था। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। बड़ी खबर रायपुर से। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर हुई है चर्चा। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर नाम फाइनल हो चुके हैं। फाइनल नामों की सूची जल्द ही जारी होगी। तो तमाम समीकरण को साधते हुए निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर आज चर्चा हुई, जिसमें अब नाम फाइनल हो चुके हैं। फाइनल नामों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी, कहना है चौबे का। मंडल, निगम, आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्तियां की जानी हैं, तो सारे प्रदेश के अपने जो विभिन्न साथी शेष हैं, बचे हुए हैं, उनके नामों में लगभग अंतिम सहमति आज बन गई है। ये संख्या तो अब जितने आयोग और निगम, मंडल और प्राधिकरण है, अधिकांशों में नामजदगी बहुत शीघ्र हो जाएगी। उनके नामों में आज सहमति बनाने का हम लोगों ने काम किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, रविंद्र चौबे का भी बयान आ गया कि अब नामों को लेकर सहमति बनाने के लिए बैठक की जाए। समझा जाए कि फाइनल लिस्ट बन चुकी है। बिल्कुल, देखिए आज 3 घंटे से ज्यादा देर तक यह बैठक चली है और बैठक में स्पष्ट रूप से सभी दावेदारों के नाम को लेकर जो है गहन मंथन हुआ। उनके जाति, उनके क्षेत्र, उनकी सक्रियता जैसे तमाम बिंदुओं को जो है परखे गए। उसके बाद अंत में जो है सभी नेताओं की सहमति से ये जो है दूसरी सूची को लेकर भी जो है नाम फाइनल कर लिए गए। जैसे हमने देखा कि पहली सूची में 32 नेताओं को जगह मिली थी, उन नेताओं के नामों को लेकर भी जो है काफी गहन मंथन किया गया था और इस दूसरी सूची के लिए भी गहन मंथन किया गया है। बताया जाता है कि लगभग 36 निगम, मंडल, बोर्ड और जो है और अन्य जो संस्थाएं हैं उस पर लगभग 150 पदों पर नियुक्ति होनी है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जैसे पद हैं, उन
सभी नामों को लेकर आज जो है सहमति बना ली गई है और संभव है कि 1-2 दिनों में ये सूची जारी हो जाएगी। जैसे पिछले दिनों मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कहा था कि इस जो दिसंबर महीने के अंत तक जो पूरी सूची जारी कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से रविंद्र चौबे ने कहा है कि सभी नामों को लेकर सहमति बना ली गई है, तो कल 1-2 दिन में जो है दूसरी सूची जारी होगी। चलिए, अब इंतजार है क्योंकि तमाम मंथन के बाद, बैठक के बाद लिस्ट फाइनल हुई है। अब नाम कब बाहर आते हैं ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। रायपुर ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपियों को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। आरोपी संभव पारक और हर्षदीप जुनेजा समेत दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई बढ़ गई। जस्टिस प्रशांत मिश्रा के सिंगल बेंच ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में दायर सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर अलग अलग सुनवाई न करते हुए एक साथ सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले महीने रायपुर पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में कई लोगों की गिरफ्तारी की थी। गिरफ्तार आरोपियों में सिर्फ किंग्स क्लब में बतौर मैनेजर काम करने वाले संभव पारक समेत मौका होटल के मालिक हर्षदीप जुनेजा और कई लोगों के नाम सामने आए थे। रायपुर जिला कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय नहीं है। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों को रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद धमतरी जिले के नगरीय एसडीएम ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर और एक हाईवा को जब्त कर लिया। महानदी से रेत भरकर ये दोनों गाड़ियां आ रही थी। सूचना के बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर टीम के साथ ये कार्रवाई की। दोनों गाड़ियों को आगे की कार्रवाई के लिए नगरी थाने को सौंप दिया गया। बिल्कुल क्लियर कट निर्देश है कि जो शासन द्वारा जो टेंडर प्रक्रिया के तहत अलॉटेड खजाने हैं वही चलेंगे। इसके अलावा कहीं पर भी अगर अवैध उत्खनन चलता है तो प्रशासन के संज्ञान में आएगा। न केवल माइनिंग अथवा अन्य जो हैं उन लोग उस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। कोरोना से जंग लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हारने वाले कोरोना वॉरियर्स के बच्चों को भी एमबीबीएस में आरक्षण मिलेगा। उनके लिए अलग से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ से भी ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स के परिवार से 5 बच्चों का चयन किया जाना है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने 5 सीटें आवंटित करने के लिए आवेदन मंगवाया है। इसके लिए अभ्यर्थी को नीट क्वालिफाई होना जरूरी होगा। आवेदन चिकित्सा शिक्षा संचालक या स्वास्थ्य संचालक के माध्यम से सर्टिफाइड करके सेंट्रल कमेटी को भेजे जाने होंगे। इस संबंध में एसीसी की वेबसाइट पर अपलोड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एडमिशन के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने देश भर की नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वर्धा के एमजीएमएस कॉलेज, हल्द्वानी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज जैसे 5 मेडिकल कॉलेज का चुनाव किया है। सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं की परीक्षा शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते संकट में आ सकती है। दरअसल इन दिनों बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों को मंडल की ओर से तय फीस जमा करके आवेदन करना है। लेकिन शिक्षा विभाग परीक्षा शुल्क देने को लेकर खुद असमंजस की स्थिति में है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि शुल्क जमा करने को लेकर कोई आदेश नहीं है। हालांकि कुछ स्कूल के बच्चों ने फीस जमा की है और कुछ ने नहीं। जबकि मंडल की माने तो बोर्ड परीक्षा के लिए सरकारी, प्राइवेट सभी स्कूलों के बोर्ड कक्षा के छात्रों को परीक्षा शुल्क आवेदन के साथ जमा करना होगा। बता दें कि परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर को है। वहीं प्राइवेट वाले 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क चूँकि हम उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा शुल्क ली नहीं गई है, शासन से अपेक्षा कर रहे हैं कि उनकी फीस या तो बोर्ड के द्वारा निःशुल्क पेमेंट कर दिया जाए या फिर हमको समय दिया जाए कि फीस पटाना है और नामकरण कराना है। विलम्ब शुल्क 550 रुपये के साथ 31 दिसंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि परीक्षा शुल्क जमा नहीं करते तो परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र होंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।